जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश शंकर। मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर पे अभी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है बोर्ड पे बीपीएससी का असिस्टेंट इंजीनियर का ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है 32/2024। कल यानी कि 18 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसका इंग्लिश पेपर मेरे हाथ में है। मेरा बुकलेट सीरीज है जेड। तो बाकी भाइयों का जो सीरीज होगा वो अपने हिसाब से मिला लिया करेंगे। मैं क्वेश्चंस भी पढ़ूंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस को पढ़ के और सही आंसर आपको बताऊंगा। ये सॉल्यूशन है आपके जनरल इंग्लिश पेपर का। मेरे हाथ का पेपर का कोड है जेड, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर जो कल हुआ था एग्जाम, उसका ये सॉल्यूशन है। ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर और डेट ऑफ एग्जाम आपका कल का यानी कि 18 तारीख के डेट का था, ठीक है। अब आप एक एक करके पहला क्वेश्चन जो मेरा जेड कोड वाला पेपर का है उसमें है SLENDER, स्लेंडर। इसका सिनोनिम, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स 4 पॉसिबल सब्स्टिट्यूट्स आर गिवन, चूज द वर्ड विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब होता है सिनोनिम्स, जो सिमिलर हो, मतलब उसके काफी करीब हो, उसी के जैसा उसका मीनिंग हो। तो स्लेंडर, अब स्लेंडर का मतलब क्या होता है? पतला। स्लेंडर का मतलब होता है दुबला, है ना, पतला दुबला, ठीक है। तो पतला दुबला के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं सिलेंडर के लिए वो है सिली, स्लिम, सॉफ्ट और राउंड। सिली, स्लिम, सॉफ्ट और राउंड। क्या लिखा हुआ है? SILLY सिली, SLIM स्लिम, SOFT सॉफ्ट एंड ROUND राउंड। ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं। अब सिलेंडर का मीनिंग मैंने लिखा आपके लिए दुबला पतला। अब सिली का क्या मतलब होता है आप बताइए? सिली का मतलब कहते हैं ना कि ये सिली आदमी है या सिली बिहेवियर है या ऐसा कुछ होता है उसका, जिसके लिए सिली वर्ड यूज किया जाता है। सिली को हिंदी में क्या कहेंगे? स्लिम को हिंदी में एक एक करके मैं सबका वर्ड मीनिंग सामने लिख दूंगा, है ना, आप देखेंगे। राउंड का मतलब क्या होता है? राउंड का मतलब होता है गोल, होता है ना। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, है ना। स्लिम का मतलब क्या होता है? स्लिम का मतलब होता है दुबला, पतला, छरहरा, है ना। कहते हैं स्लिम बॉडी बनता है, दुबला, पतला, छरहरा होता है उसमें। अब सिली, सिली का मतलब क्या होता है? खराब, है ना, या छोटा, माइनर, है ना। अब आप देखो सिलेंडर का सिनोनिम पूछ रहा है, माने सिलेंडर से मिलता जुलता मीनिंग कौन है? तो दुबला पतला का आंसर भी दुबला पतला ही होना चाहिए। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंडर। इस ऑप्शन जेड कोड के पेपर के हिसाब से इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जिनका और अदर कोड्स वाले भी पेपर है जिनके, वो आप वर्ड मीनिंग के हिसाब से चलिए। सिलेंडर के लिए हो जाएगा स्लिम, सिलेंडर दुबला पतला, स्लिम मतलब भी दुबला पतला, सिलेंडर का हो जाएगा स्लिम। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑफुल, AWEFUL, है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, सामने से दूसरा वर्ड। मैं दूसरे साइड में खड़ा हो जाता हूं। ऑफुल, ऑफुल का मतलब क्या हुआ? ऑफुल का मतलब होता है खराब। कहते हैं कि बहुत ही ऑफुल सिचुएशन है, ऑफुल सर्कमस्टांसेस है। ऑफुल सिचुएशन का मतलब क्या होता है? ऑफुल सिचुएशन का मतलब होता है खराब स्थिति। खराब स्थिति मतलब क्या हुआ? खराब का मतलब क्या हुआ? जैसे हिंदी में इसको बोलिएगा खराब, मतलब हो गया क्या? बैड, है ना। अब बैड सिचुएशन है, इसका सिनोनिम के लिए क्या कह रहा है? इसके लिए ऑप्शंस लिखा हुआ है हेल्पफुल, HELPFUL। हेल्पफुल माने क्या होता है? मददगार,
है ना, मतलब ऑफ सम हेल्प, किसी तरह का इससे मदद हो जाए। और गीगल है ना, GIGGLE, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है गीगल। जानते हो आप गीगल का मतलब क्या होता है? गीगल का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, समझते हैं? हिंदी में आप समझते हो जीर्ण शीर्ण, इसका मतलब होता है। या फिर ये गीगल का मतलब हो जाता है टू बिकम स्लाइटली एंग्री, है ना। कहते हैं ना हिंदी में हम लोग खिसिया गया, खिसियाना, है ना। तो खिसियाना, गीगल को बोलते हैं खिसियाना, मतलब कोई बार बार आपको पिंच कर रहा है, चोटी काट रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो ये गीगल सेंस वहां पे आता है, जो आप खिसिया जाते हो, आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद है टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल मतलब क्या होता है? खराब, है ना। टेरिबल मतलब भी होता है खराब, बैड। और टाइडी लिखा हुआ है TIDY। ये चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से सही ऑप्शन आप ही देख लो। ऑफुल जो होता है इसका मतलब होता है खराब, आपके अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। ऑफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अब ऑफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मददगार होगा क्या? खिसियाना होगा क्या? खराब होगा क्या? टाइडी, टाइडी का मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन, जिसको कहते हैं साफ सुथरा, साफ सुथरा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, आप देख लो खुद ही। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ऑफुल, ऑफुल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑफुल का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिबल, खराब। ऑफुल, ऑफुल का जो सिनोनिम पूछ रहा है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे पेपर के हिसाब से। टेरिबल, खराब, खराब, ऑफुल मतलब भी खराब, इसका भी मतलब खराब, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है थ्राइव, THRIVE, तीसरा क्वेश्चन है थ्राइव, THRIVE। थ्राइव मतलब क्या होता है? थ्राइव मतलब होता है फलना फूलना, है ना। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना या फैलना, माने पूरी दुनिया में फलते फूलते हुए इसका नाम बढ़ गया, पूरी दुनिया में फेमस हो गया, पूरी दुनिया तक फैल गई इसकी कीर्ति, तो उसको कहते हैं थ्राइव। और इसका ऑप्शन में पहला दिया हुआ है प्रॉस्पर, PROSPER, प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब भी होता है फलना फूलना, है ना। प्रॉस्पर का मतलब भी होता है फलना फूलना। इसके बाद लिखा हुआ है लेजी, लेजी मतलब सुस्त होता है, आप लोग सब जानते हैं, लेजी का मतलब होता है सुस्त। इसके बाद लिखा हुआ है परटर्ब, PERTURB, और इसके बाद लास्ट ऑप्शन है EXCESS, एक्सेस। तो आप देख लो परटर्ब मतलब क्या होता है, जानते हो? परटर्ब का मतलब होता है घबरा जाना, घबराना, है ना। अचानक से कुछ विचार दिमाग में आ जाते हैं जिससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो डिस्टर्ब का ही छोटा भाई है परटर्ब। घबरा जाना, टेंशन में आ जाना जिसको बोलते हैं, उसको परटर्ब बोलते हैं। और एक्सेस मतलब होता है ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब आप देख लो फलना फूलना थ्राइव है, तो इसका सही आंसर, सिनोनिम पूछ रहा है, मैंने सिमिलर मीनिंग में कौन सा होगा? प्रॉस्पर, फलना फूलना, ठीक है ना। 3 हो गए। आई होप यहां सही हुआ होगा। मैं बोर्ड को क्लीन करके फिर अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। आप लोग पेशेंसली देखते रहे इसको, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम और आगे जाएगा। मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम जाएगा, सारे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब आपके सामने मैं बोलता हूं भी, साथी का साथ बोलते हुए चलता हूं तो सही रहेगा। चौथा क्वेश्चन है इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब आप समझते हो? इमैकुलेट मतलब क्या होता है? इमैकुलेट का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा। जैसे अभी एकदम देखो कैसा तुक लग गया, अभी बोर्ड को मैं इमैकुलेट तरीके से साफ करूंगा। इमैकुलेट मतलब क्या होता है? स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब क्या हुआ? बेदाग, जिसमें एक बूंद भी, एक धब्बा भी, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं हो, तो उसको बोलते हैं इमैकुलेट, है ना। बेदाग। अब बेदाग के लिए क्या है, यहां पे ऑप्शंस दिए हुए, बस जस्ट अ सेकंड।
ठीक है ना, या परफेक्ट। अब क्या है, मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है इमैकुलेट, IMACULATE। इमैकुलेट, इमैकुलेट मतलब होता है साफ सुथरा। इसका ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, EXEMPT। एग्जम्प्ट माने क्या होता है, छोड़ देना, छोड़ देना या माफ कर देना, ठीक है। इसके बाद है ओकल्ट, OCCULT। इसके बाद है डुप्लीकेट, DUPLICATE। इसके बाद है स्पॉटलेस, स्पॉटलेस। अब आप देखो इमैकुलेट का मतलब क्या बताया हमने, इमैकुलेट का मतलब होता है साफ सुथरा बेदाग। ये जो इमैकुलेट लिखा हुआ है इसका मतलब साफ सुथरा, इसका मतलब होता है बेदाग, मतलब जिसके ऊपर कोई दाग नहीं हो, जो एकदम परफेक्ट कंडीशन में हो, उसको कहते हैं इमैकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4, इसके ऑप्शंस है क्या क्या, एग्जम्प्ट, ओकल्ट, डुप्लीकेट और स्पॉटलेस। अब आप देखो इसके लिए सही आंसर क्या होगा। बेदाग के लिए हमने क्या कहा, इसका क्या होता है, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब भी क्या होता है, साफ सुथरा बेदाग, साफ सुथरा बेदाग। तो ये जो इमैकुलेट है, इमैकुलेट का सिनोनिम क्या होगा, स्पॉटलेस हो जाएगा, ठीक है ना। इमैकुलेट का क्या हो जाएगा, स्पॉटलेस। क्लियर है। इसके बाद अगला 5वां क्वेश्चन है जेनिथ, ZENITH। जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है, टॉप पॉइंट, है ना। कोई भी जीवन की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई, परिस्थितियों की ऊंचाई पे, कंट्रोल पे आप चले जाते हो तो उसको हम जेनिथ कहते हैं। जेनिथ मतलब होता है टॉप पॉइंट, सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट, पीक पॉइंट। अब इसके लिए ऑप्शंस लिखा हुआ है क्या क्या, आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए ऑप्शंस लिखा हुआ LOATHE लोथ, उसके बाद लिखा हुआ EMPTY। इसके बाद लिखा हुआ एपेक्स, APEX। इसके बाद लिखा हुआ सपोर्ट, ठीक है। अब जेनिथ का मतलब टॉप पॉइंट होता है। अब देखो सबका मीनिंग देखते हैं। लोथ माने क्या होता है, टू हेट, हेट माने होता है घृणा करना, नफरत करना, है ना। टू हेट घृणा करना या नफरत करना। एम्प्टी माने क्या होता है, खाली, एम्प्टी माने होता है खाली, ये आप भी जानते हो। और एपेक्स मतलब भी क्या होता है, पीक, है ना। इसको भी बोलते हैं टॉप पॉइंट, ऊपरी चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी होती है। और सपोर्ट माने होता है सहयोग, समर्थन, ये आप जानते हो। तो आप बताओ, जेनिथ मतलब होता है टॉप पॉइंट, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एपेक्स, ठीक है ना, पीक पॉइंट। तो जेनिथ, ये क्वेश्चन नंबर जेड कोड का जो पेपर है उसमें जेनिथ 5वां नंबर क्वेश्चन पे है, उसका ऑप्शन नंबर सी एपेक्स होगा। एपेक्स होगा जेनिथ का सिनोनिम इसके ऑप्शंस के हिसाब से। अब 6ठा क्वेश्चन से कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि 4 सेक्शन में ABCD में बटा हुआ है सवाल, जिसमें डी जो है वो नो एरर लिखा हुआ है कि अगर ग्रामर या लैंग्वेज के हिसाब से आपको ABC में कोई गलती नहीं नजर आ रही हो तो आप आंसर डी लगाइएगा, जिसमें नो एरर आएगा। अब लिखा हुआ क्या है, द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है द विजडम इज द गिफ्ट ऑफ HEAVEN हेवन। आपको मालूम होना चाहिए विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, है ना। और बुद्धि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो विजडम के पहले जो द लगा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और द विजडम जो है ये आपका ए सेक्शन में है, इसलिए द नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कोड होगा पेपर का उसमें द विजडम जिस सेक्शन में है वही आंसर होगा। जेड वालों के लिए
ए सही आंसर लगेगा, ए में टिक लगाना है। बाकी दूसरे कैटेगरी, दूसरे कोड वाले जो पेपर हैं उसमें आप देखो कि ABCD में जिस सेक्शन में द विजडम लिखा हुआ है वही सेक्शन उसका सही आंसर होगा, उसी में गलती है। फिर 7th क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस पे लिखा हुआ दिस इज वन ऑफ द, ये ए में है। फिर बी में क्या है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट, ये बी हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है हैज एवर बीन प्रिंटेड, ये सी लिखा हुआ है और डी में नो एरर है, ठीक है ना। अब आप देखोगे वन ऑफ द वाले में हमेशा कंफ्यूज करता है। आप ध्यान रखना, कहीं किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो वन ऑफ द लिखने के बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा वो रहता है हमेशा प्लूरल। अब क्या है, इस नाउन के बाद अगर दैट, विच, हु ऐसा कुछ रिलेटिव प्रोनाउन लिखे, मतलब ये जो प्लूरल नाउन लिख रहा है इसके बाद दैट, हु, विच ऐसा कुछ लिखे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आंख मूंद करके यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगाइएगा। मतलब क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव, जो हैज है वो हैज कट के वहां पे क्या हो जाएगा, हैव। तो ये जो जेड कोड का पेपर है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, जिसमें सॉरी माय मिस्टेक, सी होगा, हैज के जगह पे हैव होगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड, जिनका कोड जो भी होगा उसमें सी सेक्शन में इसमें दिया हुआ है, आप में कोई भी सेक्शन होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा क्या, दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। तो जो हैज लिखा हुआ है वहां हैज के जगह पे हैव का यूज होना चाहिए था। तो जिसमें हैज एवर बीन प्रिंटेड लिखा हुआ है वही टिक लगाना, वही सेक्शन में गलती है जिसमें हैज एवर बीन प्रिंटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है पॉलिटिक्स वर विथ हिम। पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम रहेगा, पॉइंट का नाम रहेगा, ट्रेड का नाम रहेगा। तो यहाँ पे वर जहां लिखा हुआ है इसमें पहला ही सेक्शन है, तो ए सेक्शन सब में पहला ही सेक्शन होगा। तो ए जो सेक्शन है पॉलिटिक्स के साथ जो वर लिखा हुआ है WERE, वो वर नहीं होगा, वाज होगा। तो जहां पे पॉलिटिक्स के बाद वर लिखा हुआ वहां वाज होगा, यहाँ पे ए आंसर होगा, ठीक है ना। तो वर को काट के वाज करेंगे, जिस सेक्शन में वर लिखा हुआ है उसमें वाज करेंगे, वही सही आंसर होगा। फिर 9th क्वेश्चन कहता है बिटवीन यू एंड आई देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो बिटवीन यू एंड, ये ए सेक्शन में है, इसमें बिटवीन यू एंड, फिर दूसरा में है आई। तो जहां पे आई है वहां पे मी होना चाहिए, आई के जगह पे मी लगाइए, वही सही आंसर होगा। जिसमें आई देयर कैन बी, आई देयर कैन बी ये लिखा हुआ है उसमें आई के जगह मी होगा, वही सही आंसर होगा। यहां 9 का बी होगा, जिसका जेड है, जिन लोगों का पेपर कोड जेड है उनके लिए 9 का बी आंसर होगा। बाकियों के लिए बी सेक्शन में जो जिस सेक्शन में भी आई लिखा हुआ है वो उसका सही आंसर होगा, आई कट के मी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन एनरोल्ड एंड 7 रिजाइंड। तो 7 रिजाइंड जिसमें लिखा हुआ है, इसमें सी सेक्शन है तो इसका आंसर सी होगा। जिसमें भी 7 रिजाइंड लिखा हुआ है, लिखा तो सब में इसी तरह से होगा, क्वेश्चन नंबर भले उलट पुलट होगा। तो जो जिसमें 7 रिजाइंड लिखा हुआ है उसमें 7 हैव रिजाइंड होना चाहिए था, 7 हैव रिजाइंड। तो जिसमें 7 रिजाइंड है वही सेक्शन इसका सही आंसर होगा, उसी में टिक लगाना है। फिर 11th क्वेश्चन है ही इज ए लवर ऑफ ब्यूटी। इसमें कोई भी एरर नहीं है, ही इज ए लवर ऑफ ब्यूटी। ही इज लवर ऑफ ब्यूटी कितने लोग के मन में होगा कि ए नहीं होना चाहिए, लेकिन ए यहाँ पे आएगा। ही इज अ लवर ऑफ ब्यूटी, ये सही है, इसमें एरर नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड देन ही वाज ऑफ अगेन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड देन THAN देन ही वाज ऑफ अगेन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। फिर 13th नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो। कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो में भी, क्वेश्चन नंबर 13 में भी किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है। कलकत्ता इज फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर देन कोलंबो में भी कोई एरर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, अनलेस यू अपोलोजाइज्ड, यहां पे अपोलोजाइज्ड नहीं होगा, अपोलोजाइज प्रेजेंट में रखेंगे इसको, होगा अनलेस यू अपोलोजाइज आई शैल पनिश यू, मतलब जब तक माफी नहीं मांगोगे मैं तुम्हें दंड दूंगा, माफी मांग लोगे तो दंड नहीं दूंगा। तो अपोलोजाइज्ड के जगह पे होगा अपोलोजाइज, इसलिए अनलेस यू अपोलोजाइज्ड जिस सेक्शन में है वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। 15th में इन रिगार्ड्स टू जो लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स टू डिटेल्स द कमिटी वर डिवाइडेड। तो इन रिगार्ड्स टू जिसमें है ए सेक्शन में है, इसका यही ए सेक्शन ही आंसर सही होगा, उसी में एरर है। या तो रिगार्डिंग लिखना चाहिए था या विथ रिगार्ड लिखना चाहिए था, इन रिगार्ड्स टू नहीं होगा। तो जिसमें इन रिगार्ड्स टू लिखा हुआ है वही गलत होगा, उसी सेक्शन को टिक मारेंगे, वही मेरा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ही प्रिफर्ड प्लेइंग फुटबॉल, जेरंड है, जेरंड के साथ कनेक्ट होगा तो होगा ही प्रिफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू स्टडिंग ग्रामर। ठीक है ना, टू स्टडिंग ग्रामर। ऑप्शन नंबर बी में स्टडिंग दिया हुआ है, इसमें आपका जो भी ऑप्शन हो वो ऑप्शन मारेंगे, स्टडिंग होगा STUDYING, स्टडिंग। ठीक है ना। 17th क्वेश्चन है, द कन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स, ठीक है ना, अफेक्ट्स आवर लाइव्स। ठीक है, अफेक्ट माने होता है प्रभावित करना और इफेक्ट माने होता है प्रभाव। इफेक्ट नाउन कैटेगरी में आ जाएगा, अफेक्ट वर्ब कैटेगरी में आएगा। AFFECTS, AFFECTS, अफेक्ट्स जो लिखा हुआ है, अफेक्ट नहीं एस जिसमें लगा है अफेक्ट्स, वो सही आंसर होगा। इसमें जेड कोड वाले में बी में अफेक्ट्स दिया हुआ है तो बी सही होगा। आपका जिसमें भी हो वो टिक मारेंगे। AFF माने FFECTS, अफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए मोडेस्ट मैन डज नॉट बूस्ट। अब मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, मैं जब देख रहा हूं इसको तो यहां पे जो BOOST लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे इस बात पे, शायद इसको कैंसिल किया जाए। मैं अभी कह रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, या तो शायद मेरे हिसाब से, मैं किसी भी तरह का कहीं पे कोई लांछन या किसी के ऊपर कोई चैलेंज नहीं लगा रहा हूं, बट ये सही मेरी जानकारी के हिसाब से BOAST होना चाहिए। टू बोस्ट ऑफ समथिंग मतलब होता है उस चीज का डींग हाँकना, अपनी बड़ाई खुद ही करना, है ना। तो यहाँ पे जो BOOST लिखा हुआ है बूस्ट, वहां पे होना चाहिए था BOAST, बोस्ट होना चाहिए था। ठीक है ना। तो खैर यहाँ पे तो बूस्ट लिखा हुआ है, फिर भी इसके हिसाब से ऑफ लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ इसमें लगेगा, लेकिन यहाँ पे बोस्ट होना चाहिए। उस ग्राउंड पे अगर इसको कंसीडर करते हैं लोग तो शायद इसको कैंसिल होना चाहिए। इस सवाल को आंख मूंद करके नहीं प्रिंट होना चाहिए था। 19th, डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच। गोइंग टू में कंफ्यूजन किन्हीं को हो सकती है, लेकिन गोइंग टू, अबाउट टू, दोनों में अबाउट टू काम के ज्यादा नजदीक को दिखाने के लिए होता है कि अब हम लोग खाने पे बैठ गए, अब खाने वाले हैं, तुम बाहर नहीं जाओगे, अभी पहले खा लो तब बाहर जाना। तो होगा डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच। अबाउट टू लगेगा इसमें, अबाउट लगेगा, टू तो उधर लगा हुआ है तो अबाउट वाला ऑप्शन पे टिक करना है। फिर है यू आर नॉट जस्टिफाइड, इसमें होगा इन इम्प्यूटिंग बैड मोटिव्स टू मी।
क्वेश्चन नंबर 20 में यू आर नॉट जस्टिफाइड इन होगा, इन प्रीपोजिशन इन लगेगा इसमें, यू आर नॉट जस्टिफाइड इन इम्प्यूटिंग बैड मोटिव्स टू मी, इन होगा सही आंसर। फिर 21 है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव के बाद V3 लगता है तो वर्कड, WORKED वर्कड होगा इसका सही ऑप्शन, सही आंसर। 22 में प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही कम्स, इसका सही आंसर होगा एज सुन एज ही कम्स, ठीक है ना। तो जिस भी ऑप्शन में कम्स लिखा हुआ है COMES उसको आप टिक लगाइए। फिर 23rd क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी हैज बीन क्लोज्ड, अब यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसमें सिंस लगेगा, जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से इसमें सिंस लगेगा, द यूनिवर्सिटी हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 इफ आई, अब ये 24 भी मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूं मेरी जानकारी के हिसाब से, ये जो जेड कोड का क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है इसमें भी कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आधा काट के लिया हुआ है, इमेजिनरी सिचुएशन का सेंटेंस है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो उस केस में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ वर लगते हैं, WERE वेयर जिसको बोलते हैं या वर बोलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए था इफ आई वर टू पिक अ सिंगल फैक्टर टू आंसर दिस बिग क्वेश्चन, वर WERE वर इसका सही आंसर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस पे भी कमीशन विचार कर सकती है। 25th क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में है सेंटिनल्स वर पोस्टेड, सेंटिनल्स माने होता है संतरी, संतरी जिसको प्रहरी कहते हैं ना, पहरा देने वाला संतरी सिपाही। तो सेंटिनल्स वर पोस्टेड लेस द कैंप, अब लेस्ट LEST लेस्ट के साथ शुड, कंजंक्शन में जब भी लगाते हैं तो लेस्ट का कॉम्बिनेशन शुड के साथ चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे C ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आप में जो ऑप्शन है लगाएंगे शुड लगेगा इसमें, सेंटिनल्स वर पोस्टेड लेस द कैंप शुड बी टेकन बाय सरप्राइज, संतरी को खड़ा किया गया नहीं तो कैंप पर हमला हो सकता था, औचक अचानक से हमला हो सकता था, ठीक है। 25 का शुड होगा, सेंटिनल्स वाले में शुड होगा, विल वुड शुड मस्ट में से शुड होगा। फिर 26 में इडियम्स एंड फ्रेजेज वाला है व्हील एंड वू लिखा हुआ है, तो व्हील एंड वू का मतलब होता है जीवन में खुशी और दुख का आना, उतार और चढ़ाव का आना। किन्हीं को कंफ्यूजन अगर हुई होगी सक्सेस और फेलियर में, तो सक्सेस और फेलियर को एक साथ नहीं रखा जाता है विल एंड वू के लिए। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेज क्या है कि एक फिक्स्ड मेंटालिटी, एक फिक्स्ड परसेप्शन के साथ यूज किया जाता है उसको, उसमें हम और आप जबरदस्ती छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस एक्सप्लेनेशन लेवल पे। तो व्हील एंड वू का सही आंसर होगा जॉयज एंड सॉरोज, जॉयज एंड सॉरोज खुशी और दुख, ठीक है ना। तो विल एंड वू का होगा जॉयज एंड सॉरोज। फिर है फायर एंड फ्यूरी, तो फायर एंड फ्यूरी का होता है इंटेंसिफाइड, खतरनाक, भयानक, तेज, बहुत ज्यादा, हाइपर टेम्पर्ड। तो इसके लिए सही अर्थ होगा रैपिड, फायर एंड फ्यूरी का सही अर्थ होगा रैपिड। फिर है द गिफ्ट ऑफ द गैब, जिसको बोलने का, परफेक्ट स्पीकर जो होता है जिसमें बोलने की कला होती है, बोलना जिसे अच्छा आ जाता है, कहीं पे 10, 20, 50, 100 लोगों के बीच में, पोडियम पे, कहीं भी अच्छे तरीके से माहौल को संभाल लेता है। तो बोलने की जो कला होती है उसके लिए होता है द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका सही आंसर होगा, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। फिर है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप विलेनियस कैरेक्टर के लिए होता है, लेकिन विलेन कैरेक्टर इसीलिए जानबूझ के इसमें लिखा हुआ। विलेनियस कैरेक्टर मैंने क्या होता है, एक टिपिकल सेंस आ गया, लेकिन बैड कैरेक्टर अगर इसके लिए हम लिखें तो वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इसका विलेनियस कैरेक्टर नहीं होगा, विलेन कैरेक्टर नहीं होगा, बैड कैरेक्टर होगा। खराब गुण वाले जो होते हैं, जो जैसे कहते हैं ना ब्लैक शिप किसको कहते हैं, जो भीड़ से अलग होता है। किस में? भीड़ से अलग अच्छी बात भी है, लोग को अगर गूगल करेंगे
तो दिखाएगा कि भीड़ से अच्छी, तो भीड़ से अच्छी होना तो अच्छी बात है, लेकिन किस सेंस में? सब लोग अच्छा के तरफ जा रहे हैं तो वो उल्टा जाएगा। उल्टा सेंस वाला जो उसका होता है उसको ब्लैक शिप बोलते हैं। सब लोग कहेंगे, पूरा समाज कहेगा नहीं रे बाबू ये अच्छा है, तो वो कहेगा नहीं हम वो काम करेंगे, तो उसको कहा जाता है ब्लैक शिप। ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, इन ब्लैक एंड व्हाइट। ये फ्रेज यूज होता है, इडियम्स यूज किया जाता है जब लिख के देना होता है कोई भी चीज, पेन पेपर की बात होती है जहां पे, तो उसके लिए यूज करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। लिखित में जिसको कहते हैं ना देना, उसके लिए यूज करते हैं हम इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो इन राइटिंग इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर इन ब्लैक एंड व्हाइट जो है, इसका सही आंसर होगा इन राइटिंग। अब 31 क्वेश्चन है, 31 है, टिमिड। टिमिड माने क्या होता है? टिमिड माने होता है डरपोक, टिमिड माने होता है शाय, टिमिड माने होता है घबराने वाला, कमजोर कलेजा वाला आदमी। और इसका उल्टा ऑपोजिट मीनिंग ढूंढ रहा है, आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन में अपने। तो टिमिड का उल्टा हो जाएगा फियरलेस, है ना। फियरलेस माने क्या हुआ? निडर हो गया। तो टिमिड का उल्टा हो जाएगा निडर। फिर है क्रूड। क्रूड माने होता है कच्चा, शुद्ध, प्योरेस्ट फॉर्म में, उसमें कभी किसी तरह की अभी कटाई छटाई नहीं हुई है। क्रूड ऑयल जो निकालते हैं धरती के नीचे से निकलता है, तो क्रूड मतलब होता है प्योर। इसका उल्टा हो जाएगा रिफाइंड। क्रूड का एंटोनिम हो जाएगा रिफाइंड, इसका उल्टा शब्द एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा रिफाइंड। फिर है विकेड। विकेड का मतलब होता है दुष्ट, WICKED। विकेड माने होता है दुष्ट, चंडाल, राक्षसी प्रवृत्ति वाला, बेहुदा आदमी। तो जो विकेड है उसका उल्टा हो जाएगा वर्तुअस, VIRTUOUS। वर्तुअस मतलब होता है अच्छा लक्षण वाला, गुणी लोग, विद्वान लोग जिसे हम कहते हैं, तो हो जाएगा वर्तुअस। पेसिमिस्ट माने होता है निराशावादी, हमेशा निराशा का बात करेगा। लॉयल माने वफादार होता है। ट्रिवियल मतलब होता है उल्टा, अलग। तो इसका वर्तुअस हो जाएगा, विकेड का वर्तुअस सही ऑप्शन होगा। उल्टा खोज रहा है, ध्यान रखिएगा, सीधा नहीं खोज रहा है इसमें। विकेड माने होता है दुष्ट और वर्तुअस माने होता है गुणी, गुणवान व्यक्ति। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को किसी चीज के लिए मनाना, रिझाना, बार बार मिन्नतें करना, समझाना कि नहीं ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और उसका उल्टा होता है डिसवेड, किसी के भी मन को छोटा करना कि नहीं ये काम मत करो, ये खराब है, ऐसा मत करो। तो मन बढ़ाना होगा परसुएड, और डिसवेड हुआ उसके मन को घटाना। मतलब एक होता है उसको प्रोत्साहित करना किसी चीज के लिए, बढ़ाना चढ़ाना, और दूसरा होता है उसको हतोत्साहित करना, किसी चीज को करने से मना करना। तो परसुएड का उल्टा अपोजिट पूछ रहा है तो डिसवेड होगा। फिर है वेग। वेग VAGUE, वेग माने होता है अनक्लियर, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर, माने जो डिफिनिट लिखा हुआ है, DEFINIT, डिफिनिट। तो वेग का उल्टा हो जाएगा डिफिनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कह रहा है कि जो भी लिखा हुआ उसको एक शब्द से सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सवाल है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चल रही होती है, ऑफिसर्स के भरोसे, ऑफिसर्स के हाथों में जो सरकार चल गई होती है, जो सरकार की सारी पावर ऑफिशियल्स के हाथ में होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी होता है। 37th, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसको पैट्रियट, देशभक्त बोलते हैं। पैट्रियट होगा इसका सही आंसर। फिर 38th में है द स्टेट ऑफ बीइंग वन, एक होने वाली स्थिति को, तो यूनिटी सब लोगों ने सही मारा होगा। आसान से सवाल है। द स्टेट ऑफ बीइंग वन मतलब यूनिटी, ठीक है। हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, अड़ गया तो अड़ा हुआ रह जाएगा, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। जिसको प्रसन्न करना, खुश करना बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं फास्टिडियस।
फिर 40th क्वेश्चन 40 नंबर है, टेक पोजेशन ऑफ बाय फोर्स, मतलब किसी चीज पर बलपूर्वक अधिकार जमा लेना, अपने कब्जे में ले लेना, तो उसको यूसर्प कहते हैं, USURP, यूसर्प कहते हैं। मर्सिनरी माने होता है भाड़ा पर वाला गुंडा जो रहता है, जबरदस्ती भेजवा के मरवा कुटवा के जो कंट्रोल करता है आदमी। सेक्रीफाइस माने त्याग करना। ऑब्सोलीट माने होता है खत्म कर दिया जाना, है ना, जो मतलब एकदम उन्मूल हो जाता है। तो यूसर्प, USURP, टेक पोजेशन ऑफ बाय फोर्स, जबरदस्ती किसी चीज को अधिकार में लेना, उसके लिए यूसर्प होता है। 41, when the boat was upset we could swim to the bank। अब है was upset तो we were able to होगा when the boat was upset we were able to, WERE, were जिसको पढ़ते हैं were able to, इसका सही आंसर होगा। 42 जो है वो है आई इंसिस्ट ऑन यू बीइंग प्रेजेंट, वहां पे होगा योर बीइंग प्रेजेंट, YOUR, योर बीइंग प्रेजेंट। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, आपका जो है वो सही आंसर होगा। फिर है ही हु हैड सफर्ड मोस्ट इन द कॉज लेट हिम स्पीक, इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये सही सेंटेंस है, इस वाक्य में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आई हैव रिटेन अ लेटर टू हर यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट की बात हो और समय मेंशन किया रहे तो सिंपल पास्ट में लिखते हैं, तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे होगा, रोट अ लेटर, IWROTE, रोट अ लेटर टू हर यस्टरडे होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, आपका जो ऑप्शन है वो लगाएंगे WROTE, रोट अ लेटर। फिर 45th क्वेश्चन है 45 नंबर, दिस रूम कंटेन्स 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर होगा, 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर होगा इसका सही आंसर। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, सीनरी, मशीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, पोएट्री, ये सब का प्लूरल नहीं बनता है। तो होगा अगर 1 2 3 4 माने नंबर्स में लिखना हो कि कितना, तो इसमें पीस ऑफ लिखते हैं सिंगुलर के लिए और पीसेस ऑफ लिखते हैं प्लूरल के लिए, तो हो जाएगा दिस रूम कंटेन्स 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर, पीसेस PIECES, पीसेस ऑफ फर्नीचर। 46 नंबर है आई हैव रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेटिव में होता है OCM, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल फिर मल्टीप्लिकेटिव, 2 फर्स्ट चैप्टर्स नहीं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स, तो इसका हो जाएगा आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। ठीक है, I was appointed to this post, appointed के साथ to लगेगा, I was appointed to this post होगा। 47 नंबर क्वेश्चन में to this होगा, to this। 48 है, मतलब इसमें 47 नंबर है, आपका जो होगा वो आप लगा लीजिएगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है दिस इज द कॉम्प्लीटेस्ट, तो जो कंप्लीट है, यूनिक है, फील्ड है, एम्प्टी है, उसमें ज्यादा कम नहीं होता है, उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में माना जाता है, उसमें बस बता दिया जाता है कि ये पूरा है, तो होगा दिस इज ए कंप्लीट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है, आपका जो ऑप्शन है वो मार लेंगे, होगा दिस इज ए कंप्लीट बुक, ए कंप्लीट होगा इसका सही आंसर। 49th है ऑल द केक्स have been eaten by the boys before the party began, BEGAN, पास्ट का बात कर रहा है क्योंकि सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे had been eaten लगाएंगे, HAD, had been eaten, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, आपका जो होगा उसमें लगाइएगा had been eaten। और 50 नंबर क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से श्योर शॉर्ट कंसीडरेशन में लेना चाहिए कमीशन को, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग के बाद फॉर या सिंस लगता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, तो यहाँ पे फॉर लगना चाहिए था, वेटिंग के बाद FOR, फॉर प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए था टाइम बताने के लिए, जिसका यूज इन्होंने नहीं किया है, ये भी कंसिडरेशन में आएगा। तो मेरे हिसाब से टोटल 3 सवाल है, मैंने आपको बताया, ये 50 नंबर भी कैंसिलेशन वाला मोड में जा सकता है, आप श्योर रहें इसके लिए। सही होगा क्या, I had been waiting for an hour when you came to see me, और यहां पे had been के जगह पे
केम लिखा हुआ है, तो हैड बीन की जगह हैड बीन व्हेन यू केम टू सी मी, तो हैड बीन ही रह जाएगा। लेकिन चूंकि फॉर इसमें नहीं लिखा हुआ है इसलिए अब उसको नहीं कंसीडर करता है, तो नो इंप्रूवमेंट आंसर इसका देगा, हैड बीन ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसको कैंसिल करना चाहिए, वेटिंग के बाद फॉर लगना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप थोड़ा सा टाइम लगा 30-35 मिनट के आसपास, लेकिन शायद मैंने आपको सेटिस्फाई किया ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, इस पे इस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है। अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला कोई भी एग्जाम फिर से होगा मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।